नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हुई चर्चा सकारात्मक और भविष्य की दिशा तय करने वाली लग रही है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया है, जिससे ये दोनों के लिए ही फायदेमंद हों। भारत की तरफ से बातचीत का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने किया। वहीं अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच ने किया, जो दक्षिण और मिडिल ईस्ट मामलों के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि हैं। अमेरिकी डेलीगेशन ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और प्रस्तावित समझौते पर चर्चा की। अमेरिका ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुई बातचीत पॉजिटिव रही। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के अगले कदमों पर चर्चा की। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे अहम मुद्दों पर मतभेद के कारण समझौता नहीं हो सका है। सीबीआई ने एनएसई को लोकेशन मामले में कई दलालों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने घोटाले से कथित रूप से फायदा लेने वाले दलालों के खिलाफ अपनी जांच जारी रखी थी, जबकि एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और अन्य के खिलाफ अपने निष्कर्षों को 2022 में एक विशेष सीबीआई अदालत में दायर आरोप पत्र में पेश किया था। एक विशेष अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में घोटाले में कथित रूप से शामिल दलाल फर्म्स की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली का पूरा विवरण दिया गया है। सीबीआई ने शेयर व्यापारी संजय गुप्ता और ओपीजी सिक्योरिटीज के खिलाफ 28 मई 2018 को आपराधिक साजिश, आईटी अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। संजय गुप्ता के खिलाफ 2022 में रामकृष्ण और 4 और लोगों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद इस मामले में कई पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की विकास यात्रा के मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पैरामीटर बहुत जरूरी हैं। इंजीनियर्स डे पर एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा कि इनिशियली भारत ने मानकों के निर्माण और उनको स्वैच्छिक रूप से लागू करने पर ध्यान दिया था, लेकिन समय के साथ अनुभव ने यह सिखाया कि इन मानकों पर सख्ती से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लागू किया गया है, जो कंज्यूमर्स को जागरूक करने और प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। We ourselves see standards as playing a very important role in our growth journey. We have thousands of technical bodies or technical committees setting up standards in the country. Originally, we focused more on creating the standards and allowing voluntary implementation. Over a period of time, our experience taught us that we will need to have much stricter focus on these standards. Of late, we have started introducing quality control orders, more as a measure to bring awareness that quality matters, quality is important if we have to become a developed nation. We believe quality does not add to cost. If at all, quality reduces cost, reduces wastage, brings efficiency in operations. Quality helps ensure safety. It helps ensure that the people get goods and services of high quality for their day-to-day life, and we see these standards as a strategic lever for consumer satisfaction, consumer safety, higher competitiveness, and ultimately also for meeting our climate challenges.
सरकार डार्क पैटर्न यानी भ्रामक डिजाइन का इस्तेमाल करने वाली ई कॉमर्स कंपनीज पर नकेल कस रही है। सरकार का दावा है कि ऐसी चीजें ग्राहकों को अनजाने में खरीदारी या सब्सक्रिप्शन के लिए प्रेरित करती हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि ऐसी प्रथाओं को अनुचित व्यापार माना जाएगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल दुष्प्रचार और गलत सूचना फैलाने के लिए शरारती तरीके से किया जा सकता है। विभाग ने इन कंपनियों को एक सुरक्षा प्लेज पर हस्ताक्षर करने की भी सलाह दी है, जिसके तहत उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हानिकारक या प्रतिबंधित प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पर न बिके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्लोबल एनर्जी समिट में रीइमेजिनिंग द ग्लोबल एनर्जी एंटरप्राइजेस के सेशन में इस इंडस्ट्री के नेताओं, थिंकर्स और प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत की। पुरी ने कहा कि पिछले 5 सालों में इस सम्मेलन ने 140 से ज्यादा स्टार्टअप्स का मूल्यांकन किया है और ऊर्जा और संसाधन मूल्य श्रृंखला में 25 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को पेश किया है। पुरी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है और इसी दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। Green hydrogen is a story which I am particularly proud of. What's happening in green hydrogen, I can tell you, when we started looking at the sector after the Honorable Prime Minister had announced from the ramparts of the Red Fort that he was going to take up green hydrogen in mission mode. That was, I think, 2 years ago. After that, government brought in a PLI scheme. They brought in a rationalization of how different departments in the government would do it. When I used to inquire, I was told that the most economically priced per kilo of green hydrogen anywhere in the world should be about $5.50 or so. We were determined to beat that. I think IOCL floated a tender, which I think one of our companies, L&T, won. They brought it below $4. And after that, I think HPCL floated a second tender, which was won by somebody outside. They brought it even lower. I think we're at about $3 something now, $3.50 or even below, 3.75. I am very sure that when these tenders are replicated and scaled up, otherwise the price will come below $3. And I can tell you, once it comes to about $2.5 per kilogram, we spend $150 billion on energy imports. You'll see the massive shift that will take place to green hydrogen. पुरी ने कहा कि 2010 में भारत के पास 700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थे, जो आज बढ़कर 1800 हो गए हैं और 2030 तक इनके 2200 हो जाने की संभावना है। आज भारत 65 बिलियन एनुअल रेवेन्यू के साथ 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स को रोजगार दे रहा है। 2030 तक 2.8 मिलियन नौकरियों के साथ ये राजस्व 100 बिलियन के पार जाने की संभावना है। If you look at what's happened to India in terms of providing skills, in 2010, I know we're going to talk about that later, but we had 700 global capability centers. Today we have 1,800 global capability centers. And the projections that I have, and I think they are realistic, is that these global capability centers will rise to 2,200 by 2030. Now, if 50% of the Fortune 500 companies run GCC centers here, and this has gone up from 700 in 2010, and we are employing 1.9 million professionals and generating 65 billions in annual revenue. By 2030, we hope to reach, as I said, 2,200 global capability centers, 2.8 million jobs, and revenues of over 100 billion. समिट में बैटरी, बायोगैस, रिसाइकलिंग, परियोजना डिजाइन, भविष्यवाणी विश्लेषण और परिसंपत्ति प्रबंधन में नई तकनीकों के साथ एआई, डिजिटल ट्विन्स, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, इंडस्ट्री 4.0 और ईएसजी सॉल्यूशंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। अडानी पोर्टफोलियो के प्रमुख इंक्यूबेटर अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है।
इसके लिए कंपनी 4081 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन एईएल के सड़क, मेट्रो, रेल और जल प्रभाग द्वारा किया जाएगा। एक बार शुरू हो जाने पर करीब 13 किलोमीटर लंबी इस रोपवे परियोजना से यात्रा के समय को 9 घंटे से घटाकर 36 मिनट तक किया जा सकेगा, जिससे तीर्थ यात्रा और आसान और सुरक्षित हो जाएगी। ये रोपवे हर दिशा में प्रति घंटे 1800 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे हर साल लाखों तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। केदारनाथ में हर साल लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित इस परियोजना को पूरा होने में 6 साल लगेंगे और निर्माण के बाद 29 सालों तक एईएल इसका संचालन करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की शिकायत पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जिंदल ग्रुप और महाराष्ट्र सीमलेस के खिलाफ कार्रवाई की है। सीसीआई ने दोनों कंपनियों के ठिकानों पर अचानक छापे मारे। स्टील पाइप बनाने वाली इन कंपनियों पर टेंडर्स की बोली प्रक्रिया में मिली भगत का आरोप है। ओएनजीसी ने 2 साल पहले इसकी शिकायत की थी। नई दिल्ली और कई और दफ्तरों में छापे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। नियमों के मुताबिक जांच की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, इसलिए आयोग ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। लेकिन जिंदल सॉ ने एक बयान में कहा कि उसने जांच में पूरा सहयोग दिया है, जबकि महाराष्ट्र सीमलेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ओएनजीसी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कंपनियों ने कुछ टेंडर्स में गड़बड़ की है। बाद में 2024 में ओएनजीसी ने सीसीआई को कई और जानकारियां दी। छापे की खबर सामने आते ही शेयर बाजार में दोनों कंपनियों के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। जिंदल सॉ के शेयर में 2.6% और महाराष्ट्र सीमलेस के शेयर में 1.6% की गिरावट हुई। जिंदल सॉ ओपी जिंदल ग्रुप का हिस्सा है, जो स्टील और बिजली क्षेत्र में काम करती है। मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के आईपीओ के 1 साल बाद 2027 में रिटेल को लिस्टेड कराने की तैयारी कर रहे हैं। लिस्टेड होने के बाद इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण $200 अरब यानी 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इस योजना के तहत रिलायंस मार्जिन बढ़ाने के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले आउटलेट्स को बंद कर रही है। इस आईपीओ से जीआईसी, एडीआईए, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, केकेआर, टीपीजी और सिल्वर लेक जैसे प्रमुख इन्वेस्टर्स को भी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। 2024-25 में रिलायंस रिटेल ने करीब $2.9 अरब का ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया था। इंडिगो ने मुंबई से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इंडिगो ने बताया कि इस मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानें चलाई जाएंगी। इसके लिए इंडिगो नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज से लिए गए बोइंग 787 9 ड्रीम लाइनर विमान का इस्तेमाल करेगी। इस नई सेवा के साथ इंडिगो ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क का विस्तार नॉर्दर्न यूरोप तक कर लिया है। कोपेनहेगन एयरलाइंस का 44वां इंटरनेशनल और 138वां डेस्टिनेशन होगा। यात्रियों को इस मार्ग पर इकोनॉमी क्लास के साथ एयरलाइन का विशेष बिजनेस प्रोडक्ट इंडिगो स्ट्रेच भी उपलब्ध रहेगा। मदर डेयरी ने दूध और कई और डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। 1 लीटर टोन्ड टेट्रापैक दूध अब 75 रुपए का हो गया है, जो पहले 77 रुपए का था, यानी 2 रुपए लीटर सस्ता। इसी तरह 450 मिलीलीटर का दूध का पैक 32 रुपए का, मिल्क शेक 28 रुपए का हो गया है। घी के दाम भी गिरे हैं। 1 लीटर कार्टन पैक 645 रुपए में मिलेगा, जो पहले 650 रुपए का था। आधा किलो मक्खन 285 रुपए में मिलेगा और 1 लीटर टीन पैक घी 720 रुपए में। पनीर के 200 ग्राम पैकेट की कीमत अब 92 रुपए होगी। 400 ग्राम पनीर 174 रुपए का हो गया है। आइसक्रीम, फ्रोजन पीस, अचार, जैम और टोमेटो प्यूरी जैसे प्रोडक्ट्स के दाम भी 5 से 30 रुपए तक कम किए गए हैं। ये सब जीएसटी में बदलाव के कारण हुआ है। कश्मीर घाटी की एप्पल इंडस्ट्री संकट में है और 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम की वजह से एप्पल से लदे ट्रक 20 दिनों से फंसे हैं, जिससे सेब सड़ रहे हैं। इसके विरोध में कश्मीर की सभी सेब मंडियां कल बंद रहीं और कुलगाम मंडी आज भी बंद है। सेब कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर ट्रकों को जल्द रवाना करने की मांग की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से हाईवे ठीक करने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की, जिन्होंने 24 घंटे में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
निर्दलीय विधायक खुर्शीद अहमद के प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया। कश्मीर में लाखों लोगों का रोजगार सेब इंडस्ट्री से जुड़ा है। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, वरना नुकसान और बढ़ेगा। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।